चीज आपके पास, we have to now start with a very important question। और ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, टीचर सेज, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि टीचर सेज हमारे पास ये एक आपके पास प्लेनेट है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, और जो सन है वो कहाँ पर है, सन हमारे पास यहाँ पर इसके वन ऑफ द फोकाई के ऊपर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, हमारे पास सन से इसका एक डिस्टेंस आ जाता है मैक्सिमम, और दूसरा डिस्टेंस क्या आ जाता है, मिनिमम। ये भी हमें पता है, जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आर मैक्स है, और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आर मिनिमम है। दिस इज द सन एंड दीज आर द टू लोकेशंस ऑफ द प्लैनेट। ये प्लैनेट्स की हमारे पास दो लोकेशंस है। नेक्स्ट वन, ये हमारे पास मेजर एक्सिस कहलाती है, और मेजर एक्सिस के पास हमारे लिए एक सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, सेंटर, ये हमारे पास सेंटर है। और हमारे पास अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या टीचर, देखिए या तो वो बोलेगा सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस नहीं तो बोलेगा कि परपेंडिकुलर टू दी, आपके पास यहाँ पर अ लाइन परपेंडिकुलर टू दी मैक्सिमम एंड दी मिनिमम डिस्टेंस। मतलब कि कुछ भी, मतलब कि वो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये जो आपकी सेमी माइनर एक्सिस है, ये जो हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। ये जो सेमी माइनर एक्सिस है आपके पास, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, फ्रॉम दी सेंटर से लेके बच्चे इलिप्टिकल ऑर्बिट से। ये एक आपके पास क्वेश्चन बनता है, सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कितने के बराबर होता है, वो तो हमारे पास आर के बराबर होता है, और सेंटर से फोकस के बीच की दूरी किसके बराबर है, ई इंटू आर। ई बताओ, कल मैंने क्या बताई थी, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी आपके पास 0 होती है सर्कल के लिए, और ये बच्चे 0 से बड़ी लेकिन लेस देन 1 किसके लिए होती है, इलिप्स के लिए। ये बच्चे हमारे पास इलिप्स के लिए होती है। इक्वल टू 1 भी होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है, वो आपको आपके जो भी बच्चे मैथमेटिक्स के टीचर है वो बताएंगे। तो हमको बेसिकली टीचर ये पूछना चाहता है कि सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर है, या फिर द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द मेजर एक्सिस। ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द मेजर एक्सिस, क्योंकि ये आपके पास एक्सिस क्या आ जाती है, मेजर एक्सिस आ जाती है। ये भी बोल सकता है द लाइन ज्वाइनिंग द आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि ये आधी मेजर एक्सिस होती है। लेकिन क्वेश्चन को करना कैसे, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, ये मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स यूज होती है, प्रॉपर्टी याद रखना। और ये क्या प्रॉपर्टी है ये भी देखना। ये बच्चा हमारे पास है 1 अपॉन, मैं इसको यहाँ पर y मान लेता हूँ, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन r मैक्सिमम प्लस 1 अपॉन मेरे पास r मिनिमम। ये प्रॉपर्टी हमारे पास एलिप्स की है। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी पता है वो 2 मिनट में आंसर निकाल देता है, और जिसको नहीं पता उसको लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। पर मैं कहता हूं आज के बाद मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको याद करने में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और आपको सही से पता भी होना चाहिए। ये हमारे पास पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, ये प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स है, तो हम इसको ज्यादा बच्चे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कैसे आया क्यों आया, क्योंकि अगर हम कैसे क्यों के चक्कर के अंदर अगर हम पढ़ जाएंगे तो फिर बच्चे हमको मैथमेटिक्स ओपन करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है केपलर का थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ द टाइम पीरियड। द लॉ ऑफ द टाइम पीरियड ये क्या बोलता है, हमारे पास लॉ ऑफ टाइम पीरियड एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, अब आप इलिप्टिकल ऑर्बिट इतनी बार पढ़ लेते हो आपको कन्विंस किया जाता है कि आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये हमारे पास हमारा सन है, और हमारे पास एक प्लेनेट है जो कि आपके पास मूव कर रहे हैं इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर भी है,
नाउ दिस इज द सेंटर, और हमारे पास यहाँ पर सेंटर से आपके प्लेनेट की जो दूरी है ये कौन सी एक्सिस है, ये हमारे पास है यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस, और ये आर के बराबर है। ये सन है, ये आपके पास प्लेनेट है। आपके पास आर किसकी वैल्यू है, आर हमारे पास यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड बड़ी सिंपल सी बात कहता है, और वो क्या कहता है ध्यान से समझना कि द टाइम पीरियड जो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड है, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ द प्लैनेट, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन वंस, यानी एक बार चक्कर लगाना, अराउंड आपके पास वंस यानी कैपिटल टी। ये बच्चा हमारे पास कैसे दिया जाता है, आपके पास ध्यान से समझना, द स्क्वायर ऑफ दिस टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ दिस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है बच्चा हमारे पास उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दिस टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, ये बच्चा हमारे पास प्रोपोर्शनल है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द cube of the cube of the semi major axis, the cube of the semi major axis, the cube of the semi major axis। ये जो टाइम पीरियड है ये किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये टाइम पीरियड किसका है बच्चे, पूरा एक चक्कर लगाना, यानी कि टी स्क्वेयर, या जरा देखो बच्चे यहाँ से, टी स्क्वेयर इज अ प्रोपोर्शनल टू आपके पास आर की पावर 3, और वी कैन राइट डाउन, अब मेरे पास टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट क्या है, अगर मास ऑफ सन कैपिटल एम, मास ऑफ प्लैनेट एम नॉट और एम नॉट है, मास ऑफ प्लैनेट एम नॉट, मास ऑफ सन कैपिटल एम है, दिस इज गिवन बाय आपके पास 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ दिस, ये बच्चे g इंटू मास ऑफ सन मल्टीप्लाइड बाई आर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई g इंटू एम, जहां पर m क्या हमारे पास, शाबाश बताओ, मास ऑफ द सन, जहां पर m बच्चा हमारे पास मास ऑफ सन है, हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश बताओ, केपलर्स कांस्टेंट, हम इसको क्या बोल देते हैं, केपलर्स कांस्टेंट। अब सपोज हम मून के लिए निकालें तो यहाँ पर फिर किसका मास आ जाएगा, अर्थ का मास आ जाएगा, मतलब जिस प्लेनेट, जिस हेवनली बॉडी के आसपास दूसरी चीज मूव कर रही है ये उसका मास है। सपोज कि कोई टीचर बोलता है कि सर अगर हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि आपके पास अर्थ है और यहाँ पर मेरे पास मून है, तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे, इसके लिए केपलर्स लॉ क्या बोलेगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा कि पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ और बच्चे आर की पावर का होल, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, हम क्वेश्चन को निकाल देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे पास लॉ ऑफ टाइम पीरियड इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है किसका बच्चे, आपके पास ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये बात ध्यान रखना, इट इज बेस्ड ऑन द, और द डायरेक्ट रिजल्ट है ये हमारे पास किसका, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बच्चे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या चीज आ जाती है, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब देखिए, if the planet in solar system, if the planet in the solar system, सपोज कि सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई प्लेनेट है, हैज द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, जिसकी सेमी मेजर जो हमारे पास एक्सिस है बच्चे आपके पास, इज 3 times as that of the earth, 3 times as that of the earth, as that of the earth, as that of the earth. What is the time period of this planet around the sun? What is the time period of this planet around the sun?
ऑफ दिस प्लैनेट आपके पास क्या आ जाएगा, अराउंड दिस सन। यानी कि अराउंड दिस सन ये प्लैनेट बच्चा हमारे पास कैसे मूव कर रहा होगा, कंपेरेबल टू दी अर्थ। सबसे पहले सोल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1 ईयर। ये बच्चा हमारे पास 1 ईयर, ये 1 साल का टाइम है। और टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट ये मुझे बताना है बच्चे आपके पास कि क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इज जी, आप सॉरी, द टाइम पीरियड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अर्थ इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ द सन इनटू रेडियस हम आर मान लेते हैं ऑर्बिट का और होल क्यूब कर देते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ द सन, और डिस्टेंस, अब बच्चा हमारे पास डिस्टेंस कितने के बराबर है, 3 टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ। अब बताओ इसको कैसे कर लोगे, हमारे पास 3r की पावर होल 3, इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई स्क्वायर जी एम एस इंटू 27 इंटू आर की पावर की। अब 27 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अर्थ किसके बराबर है, टीई के स्क्वायर। अब ये वाली चीज आपके पास यहाँ पर आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाली चीज सेम आ रही है, तो हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के होल स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये 1 ईयर है, और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर 1 ईयर, क्यों, क्योंकि टाइम आपके पास 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर 27। तो टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, दोनों साइड्स का रूट ले लीजिए, अंडर रूट ऑफ 27, और हमारे पास 27 का मतलब आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 3√3 आपके पास ईयर इसका आंसर आ जाएगा, या फिर 3 इंटू 1.7, या फिर बच्चा हमारे पास 5.1 ईयर। तो अर्थ के मुकाबले ये 5 साल का एक बच्चे चक्कर होता है, अर्थ के मुकाबले जब अर्थ एक चक्कर लगाएगी तो फिर बच्चे ये आपके पास पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी, या फिर दूसरे टर्म में जब तक अर्थ 5 चक्कर लगा चुकी होगी तब जाकर इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। आई डोंट थिंक सो ये लॉ आपको परेशान करेगा, या ये लॉ के क्वेश्चन सर हम नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल स्कूल लेवल पे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, इतने हार्ड नहीं है कि आप इसके क्वेश्चन ना निकाल पाओ, बहुत आराम से बच्चे आप इसके क्वेश्चन निकाल पाओगे। कल आपको रोटेशनल मोशन की बच्चे मैंने एक पूरी की पूरी डीपीपी दे दी, 700-800 क्वेश्चन। मैं ग्रेविटेशन पे काम कर रहा हूं बच्चे, ग्रेविटेशन की डीपीपी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको सारे फॉर्मूले आज बैठ के देखने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रोटेशनल मोशन के जितनी भी डीपीपी है उसको खत्म करोगे, मुझे बताओगे, रात को क्लास लग जाएगी कि हाँ सर हमने अब सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब हम ग्रेविटेशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात बच्चे, अब हफ्ते के अंदर बच्चे हम जो है रिवीजन भी करेंगे, और रिवीजन बच्चे हम यहाँ पर शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से बच्चे हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और ये जरूरी है बच्चे रिवीजन को करना। आप में से कोई भी बच्चा इस बात को इग्नोर नहीं करेगा कि ग्रेविटेशन तक आपको आना है, तो एक बार आप अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा से रिव्यू कर लेते हो, हम पूरा हफ्ता नहीं करेंगे, आगे भी सिलेबस करेंगे, और बच्चे हम रिव्यू भी करेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपके दिमाग से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भूल ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, अभी तो देखते हैं बच्चे अभी हम कि बुधवार को और संडे को कोशिश होगी कि 2 दिन टेस्ट लेना, एक रिवीजन टेस्ट होगा और एक बच्चे आपके पास नॉर्मल टेस्ट होगा, जैसे इस बारी सेंटर ऑफ मास और कोलिजन का हो गया। तो नेक्स्ट टाइम बच्चे हमारे पास जो टेस्ट होगा बच्चे वो हमारे पास रोटेशनल मोशन का होगा, पर रोटेशनल मोशन के टेस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा, मैं पूरा इकट्ठे नहीं लूंगा, मैं उसको डिवाइड करके लूंगा, ठीक है। तो जो टॉपिक्स है मुझे आज थोड़ा सा सोचने देना कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स का टेस्ट लूंगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सर बोलो।
अगर आप सर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन डालना होता नीट का इस चैप्टर में से, कौन सा डालते आप, किस टॉपिक में से? मैं इसके अंदर से मेरे लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही खुद में बहुत बढ़िया है बच्चे। या तो मैं एस्केप वेलोसिटी से डालता, वो जो हाइट वाला है बच्चे वो डालता है, इंटरस्टेलर स्पेस डाल देता, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, n डिवाइडेड बाई प्लस n प्लस वन mgr, मतलब कि मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, क्या अगर कोई बच्चा बोलता है, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का डालता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से बच्चे को निकालना आता है, या फिर कल तूने जैसे पूछा था कि वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वैसा क्वेश्चन। और अगर बात की जाए बच्चा हमारे पास की केपलर्स लॉ की, तो केपलर्स लॉ में फर्स्ट में तो कुछ बनेगा नहीं, सेकंड में से कॉन्सेप्चुअल बन सकता था कि यार ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, या फिर थर्ड लॉ के ऊपर भी बच्चे क्वेश्चन आ तो सकते हैं, पर ये रिलेटिवली इजी होते हैं। तो बच्चे टीचर जो है पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस पे ज्यादा घूमता है बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज है, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, छोड़ के तो हम कुछ भी नहीं जा सकते, ठीक है। यस करना सर। सब कुछ है हमने। चले आगे। हाँ बोलो सर वो हमने टाइम 1 ईयर कैसे दिया, मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है? बेटा, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज। हाँ तो 1 ईयर ही तो होता है, हाँ है ना। ओके सर। चलो, सर हमारे सर पास वो राइट साइड वाला स्टेप रिपीट करना। कौन से वाला? अभी राइट साइड किया आपने टॉप पे। ये वाला बच्चे, ये वाला यस सर, यस सर, बिल्कुल कर देते हैं। ये वाली चीज आपको समझ में आई, पहले बताओ। यस सर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर GMS 3r क्यूब समझ में आ गया। यस सर। टी का होल क्यूब कितना होता है? 27। 4 पाई स्क्वायर GMS r क्यूब, इसमें से 27 को निकाल दो, 4 पाई स्क्वायर GMS r क्यूब किसके बराबर है? ओके सर। किसके बराबर है बच्चे? टी टाइम अर्थ टी ई किसके बराबर है? 1 ईयर। अब मैंने करना क्या है बच्चे, यहाँ पर टीपी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? टीई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 27, है ना। यस सर, समझ में। और यहाँ पे टीई का स्क्वायर किसके बराबर है? 1, तो आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चा हमारे पास, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यस सर। हमारे पास सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, अरे कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वन, चलिए। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन, ये बच्चा हमारे पास ग्रेविटेशन था, लेकिन आज बच्चे मैं कोशिश करूंगा कि डीपीपी कंप्लीट करके आपको देने की। कई बार होता है बच्चे हम मतलब कि थोड़ा सा काम बचा हुआ है, थोड़ा सा बस, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन कंपाइल हो जाते हैं तो आज वो आपको मिल जाएगी। हम बच्चे आज यहाँ पर करते हैं शुरू नेक्स्ट बच्चे चैप्टर को, विच इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशन खत्म हो गई। कल बच्चे मैं शुरुआत करूंगा ग्रेविटेशन की, फिर से 2-3 क्वेश्चन ऐसे लूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे तो रात को जरूर करवाऊंगा। आज रात जी बोलो सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा था कल सर। बच्चे, आई थिंक सो कि आपने क्वेश्चन भेजा होगा, लेकिन आपने उसको परस्यू नहीं किया होगा। अब ऐसा है कि मेरा फोन जो है बिल्कुल डेड हो चुका है, ठीक है, तो अभी उसको मैं देख ही रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो ये डेड हो चुका है, तो अभी ये ऑन होगा तो फिर मैं ये क्वेश्चन तेरे से डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। चलो, ओके सर। रात को ध्यान नहीं दिया ना, रात को क्लास लेके फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया, ध्यान नहीं रखा फोन का, तो वो फिर सारा का सारा बच्चे डिस्चार्ज हो गए। सबसे पहले बच्चा हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती है? वे शुड नो द, आपके पास मैटर हम किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैटर? मैटर बच्चा हमारे पास जिसके पास जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, उसको मैटर बोलते हैं। छोटी क्लासेस से हमारा सर खाया होता है। मैटर बच्चा अगर बोला जाए तो टेक्निकली मैटर बच्चा हमारे पास, हमारे लिए, हमारे जिसको हम स्टडी करते हैं वो 3 है। वैसे बच्चे कई लोग 4 बोल देते हैं, कई लोग 6 बोल देते हैं, कई लोग तो, मैंने एक बंदे को सुना था वो बोलता कि नहीं नहीं 27 टाइप ऑफ मैटर है, और ये आप विकिपीडिया पे जाकर पढ़ लीजिए। मैं बोला होगा भाई, हमें तो 3 से मतलब है। और हमारे पास ये मैटर 3 हिस्सों में कैसे आता है बच्चे? सॉलिड। और फिर बच्चा हमारे पास लिक्विड, और तीसरा बच्चा हमारे पास क्या है? गैसेस। हमारे पास जो लिक्विड और गैसेस है
जो हमारे पास लिक्विड और गैसेस है, याद रखना इनको हम स्पेशली एक और नाम दे देते हैं, और ये एक और नाम है फ्लूइड्स, यानी कि जो फ्लो कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, उनको हम बच्चे क्या बोल देते हैं, फ्लूइड। तो सॉलिड बच्चा हमारे आसपास है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है उसमें से कुछ सॉलिड भी है। अब हमारे पास लिक्विड भी है और बच्चे गैसेस भी है। ऑक्सीजन अभी हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, लिक्विड है। आपके पास पानी आप पीते हो बच्चे, सॉलिड। आपके पास जो पेन है वो सॉलिड है, ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो सॉलिड है, नीचे फर्श जो है बच्चे सॉलिड। तो सॉलिड्स के अंदर हम क्या पढ़ना चाहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बच्चे। तो हम सॉलिड्स के बच्चे यहाँ पर दो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं। नंबर 1 आपके पास इलास्टिसिटी, और दूसरी बच्चे हमारे पास यहाँ पर है प्लास्टिसिटी। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है बच्चे इलास्टिसिटी, और दूसरी बच्चे हमारे पास, बोलो क्या है बच्चे हमारे पास, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी है मैं समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर अगर किसी सॉलिड के ऊपर, क्योंकि बच्चे हमको ये बात पता होनी चाहिए, हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, वो स्ट्रेच हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और उसके बाद अगर वो अपनी शेप को रिगेन कर जाती है तो वो इलास्टिक है, और अगर वो रिगेन नहीं कर पाती है तो वो प्लास्टिक है। एक बड़ी सिंपल सी चीज, यानी कि हम इसमें इस चैप्टर में दो ही चीजें समझेंगे, और दो के बजाय भी एक ही मेन चीज समझेंगे बच्चे, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, कैसे एक बॉडी इलास्टिक होती है और कैसे एक बॉडी इलास्टिक नहीं होती है। क्योंकि मेटल्स ब्रिटल, ब्रिटल समझते हो ना क्या चीज होती है ब्रिटल, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या होता है ब्रिटल, बताओ जगजो। ब्रिटल बच्चा हमारे पास भुर जाना, टूट जाना। और डक्टाइल क्या होता है पता है बच्चे आपको, डक्टाइल क्या होता है पता है आपको बच्चे, क्या होता है डक्टाइल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल, सुना है कभी आपने ये वर्ड। यस सर। यस सर। तो जो सब हमारे शेप चेंज पास कर देते हैं जिनकी हम। बिल्कुल, हमारे पास ऐसा क्यों होता है कि कई चीजें ब्रिटल होती हैं, जैसे आपके घर का बिस्किट वो तो ब्रिटल है, और कई चीज डक्टाइल होती हैं, जैसे सिल्वर की वायर जिसको आप बहुत ज्यादा थिन वायर्स के अंदर क्या कर सकते हो बच्चे, ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा क्यों, इसमें क्या सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी शामिल है, तो आंसर है यस। और सॉलिड को समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सॉलिड बनता कैसे। याद रखना हमारे पास सॉलिड के बच्चे हमारे पास क्या होती है, एक आपके पास डेफिनेट साइज एंड शेप होती है, यस और नो। एक डेफिनेट साइज और शेप होती है, यस और नो। यस बिल्कुल, एक डेफिनेट Yes, sir. साइज और शेप होती है। लेकिन बच्चा हमारे पास ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह बच्चा हमारे पास इनके बीच में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स। हमारे पास यहाँ पर देयर इज अ इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगती है। देयर इज अ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड, जितने भी सॉलिड्स हैं बच्चे इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगती है। तो आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये फोर्स लगनी कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। क्यों, ये फोर्स बच्चे हमारे पास अट्रैक्टिव होती है, ये फोर्स हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव। और ये कब अट्रैक्टिव होती है, लॉन्ग रेंज के ऊपर। ये आपके पास लॉन्ग रेंज पे, मतलब अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, तो इनके बीच की इंटर एटॉमिक फोर्स क्या करती है बच्चे, इन मॉलिक्यूल्स को क्लोज करने की कोशिश करती है, ताकि इनकी साइज और शेप में कोई चेंज ना आ जाए। ये अट्रैक्टिव होती है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब लॉन्ग रेंज का मतलब मॉलिक्यूल्स आर फार अवे। जब मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, तो ये बच्चा हमारे पास क्या करती है, अट्रैक्टिव बन जाती है, और ये कोशिश करती है कि मॉलिक्यूल्स दूर ना चले जाएं, क्योंकि अगर दूर चले जाएंगे फिर तो वो गैसेस बन गए ना बच्चे। क्या आपको लगता है कि गैसेस के अंदर ऐसी आपके पास कोई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं।
वहां पर नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं तो गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जा सकते हैं? सॉलिड्स के अंदर होगी, क्योंकि सॉलिड्स बच्चे एक दूसरे से बिखरते नहीं। नेक्स्ट वन, लेकिन ये फोर्स बच्चे रिपल्सिव भी हो जाती है। ये फोर्स बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है? रिपल्सिव। और ये रिपल्सिव हो जाती है बच्चा हमारे पास एट स्मॉल डिस्टेंसेस। एट द स्मॉल डिस्टेंसेस रिपल्सिव हो जाती है। मतलब अगर आपके पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा हमारे पास ऐसे, और ये दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का डिस्टेंस r और r, बताओ इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितने के बराबर है? 2r। और मैं इसको यहां पर नाम दे देता हूं बच्चे r0 का, सेंटर टू सेंटर। अब कोई भी पर्सन जितना मर्जी जोर लगा दे, कोई भी पर्सन जितना मर्जी जोर लगा दे, क्या मैं इन दोनों बॉडीज के सेंटर को आपस के अंदर बच्चे मैच करवा सकता हूँ? बताओ। मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, क्या आपके पास इस बॉडी का सेंटर इसके साथ मैच कर सकता है किसी भी तरीके नो से? सर। नहीं कर सकता। एक तरीके से मैं बोलूंगा ये एक दूसरे को रिपेल कर, और यही चीज है। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चे, वो एक दूसरे में फ्यूज नहीं होते, और इस वजह से जब आप उनको क्लोज लेके आना शुरू करते तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स आ जाती है। और ये रिपल्सिव फोर्स कोशिश करती है कि ओरिजिनल साइज और शेप को मेंटेन किया जा सके। तो सॉलिड्स के बीच की फोर्स अट्रैक्टिव होती है कि रिपल्सिव होती है? अगर टीचर तुमसे जवाब दे तो तुमको यहाँ पर बड़ा दिमाग लगाकर बताना है कि सर ये अट्रैक्टिव होती है जब मॉलिक्यूल दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये बच्चा हमारे पास रिपल्सिव हो जाती है जब आप उसको क्लोज लेके आते हैं। और ऐसे केसेस मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा, आपके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर ये चीज आपके पास एप्लीकेबल होती है? आप जो है बच्चे, एक जो है बच्चे रबर की बॉल ले लीजिए, उसको जब आप दबाते हो, जब आप दबाकर उसको छोड़ते हो तो बताओ वो क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। वो बाहर क्यों आती है? तब उसके बीच की फोर्स अट्रैक्टिव होती है कि रिपल्सिव होती है? जब आप उसको प्रेस करते हो, और जब आप उसको खींच के छोड़ रहे हो बच्चे, जब आप खींचते हो तो फिर वो ओरिजिनल शेप में क्यों आती है? क्योंकि उनके बीच में आप अट्रैक्टिव। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। नेक्स्ट वन, इसका मतलब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? आपके पास यहाँ पर, मेरे पास क्या आ जाती है? किसी भी सॉलिड्स को अगर देखा जाए तो सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे काम करती है, ये देखिए। यह हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और यह हमारे पास डिस्टेंस है x। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये बच्चा हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है। और बच्चा हमारे पास ये x एक्सिस आ गई, और y एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पर फोर्स आ गई। ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r0 है। r0 बच्चा हमारे पास क्या है? इनके बीच का r0 बच्चा हमारे पास इनके बीच का, हमारे पास सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है। दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है जगजू। अब ये देखो ये फोर्स कैसे वेरी करती है। हमारे पास ये बोला जाता है कि ये फोर्स आपके पास इस तरीके से आपके पास वेरी करती है। यू हैव टू लर्न दिस ग्राफ। ये ग्राफ आपको लर्न करना पड़ेगा। r0 के ऊपर कोई फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि r0 बच्चा हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पर आप इन मॉलिक्यूल्स को, इन बच्चे आपके पास मॉलिक्यूल्स को आप नॉर्मली रख रहे हो ना, आप इनको अंदर की तरफ को प्रेस कर रहे हो ना बाहर की तरफ। यहां पर बच्चे इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिगिंस टू इंक्रीज, तो आपकी फोर्स नेगेटिव यानी कि अट्रैक्टिव हो जाती है। ये फोर्स अट्रैक्टिव का निशानी है। नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स की निशानी होती है। और अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस करने लग जाओ तो इनके बीच की फोर्स आपके पास क्या बन जाती है बच्चे? रिपल्सिव बन जाती है। इनके बीच की जो फोर्स है बच्चे वो हमारे पास क्या बन जाती है? रिपल्सिव। ये ग्राफ आपको यू हैव टू लर्न, आपको ये ग्राफ लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है। और यहाँ पर
आप मॉलिक्यूल्स को प्रेस करके एक दूसरे के अंदर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बच्चे हमारे पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। नेक्स्ट वन, ये जो आपके पास अट्रैक्टिव, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, ये जो बच्चे हमारे पास अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स है, ये जो हमारे पास अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन ऑफ ओरिजिनल साइज एंड शेप। आपका ओरिजिनल साइज एंड शेप किसकी वजह से गेन होता है? शाबाश बताओ बच्चे, आपके इस अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स की वजह से। आपके इस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की वजह से ओरिजिनल शेप गेन होता है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या करती हैं बच्चे, जब आप मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाते हो तो ये वापस लाके इसके शेप को रिगेन करवा देती है, और अगर आप बच्चे इनको दबाने की कोशिश करते हो तो ये बच्चे हमारे पास इसको ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करती है। अगर ये बच्चे हमारे पास कामयाब हो जाती है तो हमारे पास बॉडी इलास्टिक है, लेकिन अगर ये कामयाब नहीं हो पाती है तो बॉडी बच्चे हमारे पास क्या है? प्लास्टिक। तो हमारे पास अगर इफ द बॉडी, अगर हमारे पास जो बॉडी है रिगेन्स द शेप, अगर ये बच्चा आपके पास रिगेन कर जाती है शेप को, अगर बॉडी शेप को रिगेन कर जाती है तो वो बॉडी हमारे पास क्या बन जाती है? शाबाश आप बोलो, इलास्टिक। एंड इफ नॉट, और अगर नहीं कर पाती है तो आपके पास जो बॉडी है उसको आप किस कैटेगरी में लेके आ जाते हो बच्चे? प्लास्टिक की कैटेगरी। एक बार शेप चेंज हो गई तो मतलब चेंज हो गई, दोबारा से बच्चे वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाए। अब यहाँ पर सपोज कि कोई टीचर बोलता है इस दुनिया में परफेक्ट इलास्टिक बॉडी बताओ कौन सी, तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का आप एग्जांपल दोगे क्वार्ट्स, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। और अगर कोई टीचर बोलता है प्लास्टिक बॉडी का बच्चे आप एग्जांपल बताओ, तो आपका जवाब आएगा वैक्स, जो वैक्स होती है, या फिर बच्चे आपके घरों में पुट्टी होती है बच्चे, पुट्टी, वॉल पुट्टी नाम सुना होगा आपने। यस सर। वो भी बच्चे प्लास्टिक की कैटेगरी में। एक बार वो जो शेप गेन कर जाती है उसके बाद बच्चे वो अपनी शेप को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो इलास्टिक या प्लास्टिक, ये दो ऐसी चीजें बच्चे हमारे पास जिसको बोल सकते हैं बच्चे, या आपके पास एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, शेप रिगेन कर गए तो बच्चे इलास्टिक, और शेप रिगेन नहीं कर पाए तो बच्चे प्लास्टिक। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? फोर्सेस है। कौन सी फोर्सेस? जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होती है। ये अट्रैक्टिव होती है सॉलिड्स के अंदर जब आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हो, ये रिपल्सिव होती है जब आप मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर रहे हो। अगर तो ये फोर्सेस कामयाब हो जाती है, ये फोर्सेस इंटरनल होती है, अगर ये फोर्सेस कामयाब हो गई तो बच्चा हमारे पास हम बोलते हैं कि बॉडी इलास्टिक, नहीं तो बॉडी प्लास्टिक। एक और चीज हमारे पास यहाँ पर एक और चीज हमको अब यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अगर टीचर यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन देता है स्कूल के अंदर और वो बोलता है ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस बच्चे हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ग्राफ, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ग्राफ। अगर वो टीचर, अभी तो हमने फोर्स और डिस्टेंस के बीच में बनाया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारे पास अगेन R0 कौन सा डिस्टेंस है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जहां पर कोई फोर्स नहीं लगती। और हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर आ जाए। इस ग्राफ के अंदर और पिछले ग्राफ के अंदर बहुत फर्क है। अगर आप ध्यान से देखें, पिछले ग्राफ के अंदर फोर्स की बात हो रही थी जो R0 के ऊपर 0, और हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है जो R0 के ऊपर क्या है बच्चे? एक तो बच्चे हमारे पास R0 के ऊपर ये नेगेटिव है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बाउंड स्टेट। क्या मतलब होता है? बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट का मतलब होता है जैसे हमारी और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो हम अपनी मर्जी से अर्थ जो है
आपके सन को छोड़ के नहीं जा सकती, अपनी मर्जी हो ही नहीं सकती। जहां नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ग्रेविटेशन में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, -GMM/r। इसका मतलब क्या है, एक, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, दूसरी, ये बच्चे अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो भी हमारे पास ये दोनों मासेस हैं, ये अपनी मर्जी से, कोई और लेके चला जाए अलग बात है, लेकिन अपनी मर्जी से सेल्फ या एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी मर्जी से ना, आप बाहर से आओ डिफॉर्म कर दो, आप बाहर से आओ दबा दीजिए, लेकिन बच्चे अगर बोला जाए कि ये अपनी मर्जी से सेपरेट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। बाउंड स्टेट, तो सबसे आपके पास ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि यहां पर आप मॉलिक्यूल्स को क्या करने की एनर्जी बाहर से दे रहे हो। यहां पर भी बच्चे ये आपके पास क्या होने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का आपके पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और ये ग्राफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल ग्राफ है बच्चे हमारे पास, तो हमको ऐसे ही याद करना पड़ता है, इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं। नेक्स्ट बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, आप, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो एक बार बॉन्ड स्टेट बता दो सर दोबारा। क्या बेटा, बॉन्ड स्टेट जो बनती है बॉन्ड ना सर, स्टेट मतलब, तो वो जो पिछले आपने जो हमने ग्राफ किया था ना सर, उसमें आपने लिखा था ओके, negative बाउंड से- स्टेट, बाउंड, मेरे को लगा आप बोलो बॉन्ड स्टेट। बाउंड का मतलब क्या होता है, पहले बताओ बच्चे मुझे, बाउंड क्या का सर? मतलब क्या होता है, बाउंड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है। अगर मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड दो बाउंड, और मैं बोलता हूँ इसका मीनिंग क्या है, क्या जवाब दोगे। सर जैसे कह सकते हो, जैसे किसी बीच में जैसे बॉन्ड बनना। नहीं, बॉन्ड नहीं बनना, बाउंड का मतलब बच्चा हमारे पास हो जाता है रिस्ट्रिक्ट हो जाना। क्या हो जाना बच्चे, रिस्ट्रिक्ट हो जाना बच्चे, कंट्रोल्ड हो जाना। क्या हो जाना बच्चे आपके पास, बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग। बाउंड का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, ओके। आप केमिस्ट्री के अंदर जानते हो बच्चे, एटम होता है केमिस्ट्री के अंदर, यस और नो। यस सर। उसके अंदर बच्चे न्यूक्लियस होता है, जानते हो बच्चे। यस सर। न्यूक्लियस पे इफेक्टिव चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। न्यूक्लियस पे सर 0 होता है सर चार्ज। न्यूक्लियस पे जीरो होता है। और बच्चे न्यूक्लियस पे अगर आपका चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रॉन उसके आसपास गोल घूमते हैं, यस और नो। यस सर। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बच्चे, सर इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर उस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है सर, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। और एटम क्या होता है, एज अ एटम न्यूट्रल होता है एज बच्चे, या फिर एटम बच्चे हमारे पास कोई एटम के ऊपर भी चार्ज होता है। सर मतलब एटम न्यूट्रल में फिर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि एटम है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस कोई चार्ज नहीं, और बच्चा चार्ज हमारे पास जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल। सर न्यूट्रल होगा सर फिर, कैसे हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस में शायद से फिर पॉजिटिव चार्ज हो। शायद नहीं, कंफर्म पॉजिटिव होता है। ऐसा है चलो, सर, खत्म मैं बात। वो प्रोटॉन भूल गया था सर। अब एक बात बताओ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के आसपास जो घूम रहा है, उसकी टोटल एनर्जी पता है आपको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की। किसी कोई भी बच्चा बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आपके पास क्या होती है, इनसाइड दी आपके पास एटम क्या होती है टोटल एनर्जी, याद है किसी बच्चे को, nth ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश। एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ। तो ये एनर्जी होती है 1.67 समथिंग कुछ होती है नहीं, सर। -13.6 इंटू Z² अपॉन N², ये होती है बच्चे, ठीक है बेटा।
ये बच्चे हमारे पास इसकी टोटल एनर्जी होती है। याद आया बच्चे हमारे पास कितनी है? अगर आपको ये याद, ठीक है। सर अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी है, ये क्या सिग्निफाई करती है? आंसर है बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट कैसे बच्चे? हमारे पास अगर कोई एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कभी अपनी मर्जी से इस एटम को छोड़ के लीव कर सकता है बच्चे? आंसर है नहीं। अपनी मर्जी की बात हो रही है, आप निकाल दो एक अलग चीज है। आपका इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि एक्चुअल के अंदर साइंस पढ़ना बहुत बहुत इजी है, लेकिन क्या है कि बच्चा इस पे फोकस नहीं कर पाता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, ग्रेविटेशन सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई। तो हमारे पास जो बाउंड स्टेट है, आपके इलेक्ट्रॉन का बाउंड स्टेट क्यों है बच्चे? क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव। जिस भी आपके पास सिस्टम के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो वो सिस्टम बाउंड हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यानी कि उस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं शौर्य, वो अपनी मर्जी से बच्चे सिस्टम को लीव नहीं कर सकते। ये अपनी मर्जी से सिस्टम को लीव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। और इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से बच्चे हम क्या बोलते हैं, क्या हमारे पास ये क्या बन जाता है? बाउंड स्टेट। ऐसी जब भी आप कोई भी चीज देखो, सपोज आपके घर में इस वक्त फ्रिज है, वो फ्रिज बच्चे किसके साथ बाउंड है बच्चे? आपकी जमीन के साथ। क्या वो हवा में अपनी मर्जी से उड़ सकती है? नहीं, तो वो बाउंड स्टेट है। बाउंड स्टेट कहीं पर भी आती है तो उसकी वजह बच्चे हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी। और ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से सिस्टम बाउंड हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट, कंट्रोल या फिर क्लोज हो जाता है हमारे पास। और इस वजह से हमारे पास ये क्लोज हो जाता है और ये अपनी मर्जी से सिस्टम को ब्रेक अवे नहीं कर सकता है। इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं बच्चे? बाउंड सिस्टम। आगे बात समझ में शौर्य? यस सर। आगे बात समझ में? जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी, डिफॉर्मिंग फोर्स, हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है बच्चे? डिफॉर्मिंग फोर्स एनी एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बच्चे, एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी या ऑन अ बॉडी विच कैन, जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर सकती है? विच कैन, जो कि आपके पास कर सकती है चेंज, ये चेंज कर सकती है बच्चा हमारे पास लेंथ को, या फिर बच्चा हमारे पास वॉल्यूम को, या फिर बच्चा हमारे पास चेंज कर जाए। और ये किसको चेंज कर सकती है बच्चा हमारे पास? लेंथ और वॉल्यूम के अलावा आपकी शेप को चेंज कर जाए। इसको बच्चे हम कौन सी फोर्स बोल देते हैं बच्चे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। ये बच्चा हमारे पास एक ऐसी फोर्स जो कि लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज कर जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास मिसकॉन्सेप्शन। हमारे पास सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन बच्चा हमारे लाइफ के अंदर क्या है बच्चे? द रबर इज मोर इलास्टिक देन द स्टील। द रबर इज मोर इलास्टिक देन आपके पास स्टील। ऐसा माना जाता है कि रबर जो है बच्चे वो स्टील के मुकाबले ज्यादा बच्चे आपके पास इलास्टिक है, पर ये सही बात नहीं। एक्चुअल के अंदर बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है? कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? हार्ड टू डिफॉर्म। जिस बॉडी को हार्ड बच्चे होता है डिफॉर्म करना बच्चे, मोर इज द इलास्टिसिटी। हमारे पास उतनी ही ज्यादा बच्चे वो बॉडी क्या होती है? इलास्टिक होती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर पूछा भी कि ज्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील या रबर? बच्चा बोल देता है रबर। नहीं भाई, स्टील ज्यादा इलास्टिक है। द स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन आपके पास यहाँ पर रबर। द स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अच्छा एक बात है, बच्चा बोलता है कि नहीं सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं ये बच्चों को बोलता हूँ कि चलो
जिस फोर्स के ऊपर स्टील डिफॉर्म होती होगी वो बहुत बड़ी फोर्स होती होगी, वही फोर्स अगर आप रबर बॉल पे लगा दे तो रबर बॉल का क्या बचेगा? तो आंसर है कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से हमारे पास स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि रबर की बॉल एक बार टूट गई तो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन नहीं कर सकती है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। आपका जो स्टील होता है बच्चे, इट इज मोर इलास्टिक देन बच्चे हमारे पास क्या होता है? रबर होता है। ये बच्चे याद रखना, अगर टीचर आपको दो चीजें देता है, सर एक उसके लिए स्टील डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी ना? बिल्कुल, और उस फोर्स के ऊपर रबर बॉल का क्या हाल होगा? सोच के देख बच्चे, सोच के देखना, उसके ऊपर रबर बॉल एग्जिस्ट भी खत्म सर, करेगी? खत्म। खत्म। तो खत्म। जब वो खत्म हो जाएगी तो आप बोलोगे यार वो एक बार दो हिस्सों में टूट गई तो अपनी शेप को रिगेन कैसे कर पाओगे? तो आप बोलोगे देख भाई, उसका तो बचा ही कख नहीं। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितनी ज्यादा हार्ड टू डिफॉर्म है बॉडी, उतनी ज्यादा इलास्टिक। और ये एनसीईआरटी में ट्रू और फॉल्स में पूछा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और स्कूल के अंदर पूछेगा टीचर, पक्का पूछेगा, ये पक्का पूछता है, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास आ जाता है फोकस करना। अब हम दोबारा से बच्चे यहाँ पर चले जाते हैं इंटर आपके पास मॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। अगर हम यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ दोबारा से चलें, जो कि इंटरनल फोर्सेस है, ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बच्चे याद रखना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लाइक दी स्प्रिंग फोर्सेस। ये बच्चा हमारे पास किसकी तरह होती है बच्चे? स्प्रिंग फोर्सेस की तरह होती है। ये बच्चा हमारे पास किसकी तरह होती है? शाबाश बता दो, स्प्रिंग फोर्सेस की तरह। स्प्रिंग फोर्स कैसे? अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर बहुत सारे आपके पास सॉलिड्स के कंपोनेंट ले लेता हूँ, ये बच्चे हमारे पास सॉलिड के कंपोनेंट्स है, ये हमारे पास सॉलिड्स के आपके पास क्या बन गए बच्चे? कंपोनेंट्स बन गए। अब इनके बीच में हमारे पास जो फोर्स लग रही होगी वो जस्ट लाइक स्प्रिंग फोर्स है। ये हमारे पास जैसे स्प्रिंग, यही वो फोर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव है, स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर आपके पास रिपल्सिव है। ये हमारे पास ये स्प्रिंग की तरह काम करती है। ये नॉर्मल स्प्रिंग है, अभी स्प्रिंग ना तो कंप्रेस हुई है और ना ही आपके पास क्या हुई है? एक्सटेंड हुई है। ना तो ये बच्चा हमारे पास कंप्रेस हुई है और ना ही ये हमारे पास क्या हुई है? एक्सटेंड हुई है। अब आप में से कोई बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा, अगर आप इसमें से किसी एक मास को पकड़ते हो और उसको खींचना शुरू करते हो, सपोज कि अगर आप इस मास को खींचना शुरू करोगे, तो बताओ इसका असर सभी स्प्रिंग पे पड़ेगा कि सिर्फ एक स्प्रिंग पे पड़ेगा? सभी स्प्रिंग पे। सभी और पे पड़ेगा। ये स्प्रिंग बच्चे खींचने शुरू हो जाएंगे और बच्चे इनके अंदर एक फोर्स डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी और बच्चे शेप चेंज होगी स्ट्रक्चर के, और बच्चे हमारे पास इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगी। और ये फोर्स क्या कोशिश करेगी कि जैसे आप बाहर के फोर्स को जीरो करो, ये बच्चे हमारे पास ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। अगर तो ये ओरिजिनल शेप में आ गई तो बच्चे ये इलास्टिक है, नहीं आए तो प्लास्टिक है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन इस स्ट्रक्चर को दबाने की कोशिश करता है तो स्प्रिंग प्रेस होंगी, और ये स्प्रिंग बच्चे हमारे पास क्या करेंगे? इसको ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब? जब आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे तब, नहीं तो नहीं। तो जितने भी बच्चे हमारे पास सॉलिड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स स्प्रिंग की तरह, ये नहीं कि स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग की तरह। अगर आप एटम्स को दूर लेके जाते हो तो ये उसको खींचती है वापस, और अगर दबाते हो तो बाहर धकेलती है। ये पुश या पुल करती है ताकि शेप के अंदर कोई चेंज ना आए बच्चे हमारे पास, जस्ट लाइक स्प्रिंग फोर्सेस। इसके बाद बच्चे हमारे पास ये पॉइंट समझने के बाद हमको एक पॉइंट अब और समझ में आना चाहिए, जो कि बच्चा हमारे पास आ जाता है स्ट्रेन। जो कि हमारे पास आ जाता है स्ट्रेन। हमारे पास स्ट्रेन बच्चे क्या चीज है? एक बड़ी सिंपल सी बात है, स्ट्रेन बच्चे हमारे पास एक यूनिटलेस
और बच्चा हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या हमारे पास यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और ये जो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये क्या चीज है बच्चे? ये हमारे पास है रेशियो। और ये किस चीज की रेशियो है बच्चे? द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन, द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन टू बच्चा आपके पास ओरिजिनल, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेन। बड़ी सिंपल सी बात है, स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। या फिर बच्चे हमारे पास स्ट्रेन को और कैसे लिखा जाता है? इसको बच्चे हम लिख देते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल। हमारे पास चेंज अपॉन ओरिजिनल, और ना तो इसकी कोई यूनिट्स है और ना ही कोई डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सबसे पहले आ जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब आपके पास क्या आ जाता है? सिंपल सी बात है, द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब आप किसी वायर को या किसी स्ट्रिंग को खींचते हो तो उसकी लेंथ में चेंज आता है। बिल्कुल भाई, उसकी लेंथ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो चेंज इन लेंथ का मतलब क्या आ गया बच्चे? लेंथ आपकी फाइनल माइनस लेंथ आपकी ओरिजिनल डिवाइडेड बाय L नॉट। यहाँ पर लेंथ ओरिजिनल है, ये बच्चे हमारे पास इसकी फाइनल लेंथ है। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है बच्चे? ओरिजिनल लेंथ आ जाती है। ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल। तो वी हैव द फाइनल लेंथ एंड वी हैव द ओरिजिनल लेंथ। इसको बच्चे हम कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन कहता है कि 20 सेंटीमीटर की वायर 25 सेंटीमीटर की होगी, तो 25 माइनस 20, तो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितने का आ गया? 1/4। ना तो कोई यूनिट्स है, ना ही कोई डायमेंशन। अब हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब है जब आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, और दूसरा कंप्रेसिव। अब कंप्रेसिव को तो हर बच्चा बता सकता है। कंप्रेसिव कब बच्चे? जब लेंथ डिक्रीज हो रही है। टेंसाइल जब आपकी लेंथ क्या कर रही है? शाबाश बताओ, इंक्रीज। कंप्रेसिव जब आपकी लेंथ क्या कर रही है बच्चे? डिक्रीज कर रही है। तो ये आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। चलिए, सो बाकी चीजें बच्चे अब हम कल करते हैं, और तब तक आप इसको पढ़ के आइएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना बच्चे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आए मुझे जरूर बताना। चलिए, ओके बाय बच्चे, टेक केयर।